अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं जॉइंट सेशन। मैं हूँ सैयद आयशा नाज और आज के मेरे शो में मेहमान हैं नसीरुद्दीन खान नैयर साहब, जो नासाजी तबा के बावजूद हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सर आपका बहुत शुक्रिया। इसके अलावा अबू ज़र सलमान नियाज़ी भी आज हमारे साथ मौजूद हैं और वो एक बहुत अहम मुलाकात करके आए हैं। उसका मुलाकात का अहवाल और दीगर तफसीलात भी उनसे जानेंगे। आगाज़ में ये बताना इसलिए ज़रूरी है ताकि सस्पेंस बरकरार रहे। इसके अलावा इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें राना मुबशर साहब, लाहौर स्टूडियो से अदनान आदिल साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। आज एक और ख़बर जो ताज़ा आई सामने, वो एक और लटकती तलवार है नाअहली और बेदखली की। बेदखली ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्शन से हो सकती है और ज़ाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज इससे सबसे ज़्यादा खौफज़दा होती हैं। 2018 में कमोबेश जिस सूरत हाल का सामना मुस्लिम लीग नून को था, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उससे गुजर रही है। और ये जो फैसला आया है सामने, ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से आया है कि 20 रोज़ के अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएं। अगर आप नहीं कराते तो आप इंतखाबी निशान लेने के लिए नाअहल होंगे। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी कह चुके हैं, हमारे निगरान वज़ीर आज़म भी कह चुके हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या उसका निशान जो है वो इलेक्शंस में ज़रूर होगा। इसमें काबिल गौर बात यह है कि ये फ़ैसला 70 रोज़ कबल महफूज किया गया था, लेकिन अब सुनाया गया है। तो इस पर रद्द अमल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला की जानिब से जो सामने आया वो पहले सुने। बैरिस्टर गौहर साहब क्या फरमा रहे हैं। हमारे आईन के मुताबिक और ओपन हुए थे और उस पे किसी का कोई इतराज नहीं था, इंक्लूडिंग इलेक्शन कमीशन के। इसको इतना डिले किया गया आज के दिन तक, इसके पीछे कोई खास मकसद है। इलेक्शन कमीशन ने आज जो ऑर्डर किया है उसके मुताबिक बल्ला हमारा निशान था, बल्ला हमारा निशान है, बल्ले का निशान बैलेट पेपर पे रहेगा। इंट्रा पार्टीज इलेक्शन पे जो उनका ऑर्डर है, हम टू दैट एक्सटेंड इंशाल्लाह ताला इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। हाई कोर्ट में चैलेंज करने जा रहे हैं, लेकिन उसमें किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मकसद में कामयाब हो सकती है। बैरिस्टर गौहर ये भी फरमा रहे हैं कि किसी खास मकसद के लिए इस फैसले में ताख़ीर की गई। चलिए इसकी मुशगाफियों पर, इसकी पेचीदगियों पर गौर करते हैं। नैयर साहब, आपके ख्याल में इतनी ताख़ीर क्यों की इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला सुनाने में, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान बचा पाएगी? इस पर हमारा पोल भी ट्विटर पर चल रहा है, उस पर वोट भी कर सकती है हमारी ऑडियंस। जी नैयर साहब। ताख़ीर तो बिल्कुल गैर मामूली है और नाकाबिले वजाहत है। इलेक्शन कमीशन जैसे आइनी अदारे को एक ऐसे अहम नुक्ता पे जिससे किसी सियासी जमात का मिनहसुल जमात मुस्तकबल डिपेंड करता हो, फौरी फैसला सुनाना चाहिए था। आज जो उन्होंने मोहलत दी है 20 दिन की, ये उस वक्त भी दी जा सकती थी। एक डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट किए थे पीटीआई की तरफ से कि हमने अपने इलेक्शन करवाए हैं और ये उसकी डॉक्यूमेंटेशन है। अगर उस डॉक्यूमेंटेशन को रिजेक्ट करना था, ये वैलिड डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो उसे एक माकूल मुद्दत के दौरान किया जाना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन एक आला इख्तियाराती अदारा है इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के मामले पर। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हर जमात को पे करवाना लाजिम है, फ़र्ज़ है। जमातों को भी एहतियात करनी चाहिए। हमारे मुल्क में अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि कानून में दर्ज है कि तमाम जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाएंगी। तमाम जमातें इंट्रा पार्टी इलेक्शन का एक रिकॉर्ड भी पेश करती हैं, लेकिन मासवाए जमात इस्लामी के अमलन ये इंतखाबात कभी नहीं हुए। यहाँ शख्सियात की जमातें हैं या उनकी मारूसियत की यहाँ कोई अवामी जमात नहीं है। किसी जमात ने अपने अंदर जमहूरियत को ग्रो ही नहीं होने दिया, ना ही इस किस्म के कभी इंतखाबात हुए हैं जिन्हें आप सही मानों में इंट्रा पार्टी इलेक्शन कह सकते हैं। बात सिर्फ एक है कि मॉक एक्सरसाइज की प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, वो एक अमली रिक्वायरमेंट है कि आप उसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर दें। जैसे अली ज़फ़र साहब ने फरमाया है कि वो चैलेंज भी करेंगे और दोबारा इलेक्शन भी करवाए जा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन ने ग्रेस पीरियड दिया है। पीटीआई अगर बट इस तंजीम साजी के साथ के मतलब तंजीम के साथ के आप देखें पार्टी तितर बितर है, तो मुमकिन हो पाएगा 20 रोज के अंदर वो सारी तकाज़े पूरे करना जो इलेक्शन में मुश्किलात का सामना होगा। क्योंकि अब खुद इमरान खान साहब की दोबारा अहलियत कि उन्हें बतौर चेयरमैन चुना जाए, ये क्वेश्चनेबल होगी। उसमें जो उनकी नाअहली पर फैसला, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो तोशा खाना के हवाले से फैसला जो मुअत्तल कर दिया, सजा का नहीं, वो सेंटेंस, मेरी राय मुख्तलिफ है, सेंटेंस मुअत्तल की गई है, कन्विक्शन नहीं। ये एक मूट पॉइंट बनेगा, एक चैलेंज बनेगा उनकी अहलियत पे। जुल्फकार केस है सुप्रीम कोर्ट का, जिसकी वजह से मियाँ नवाज शरीफ साहब नाअहल करार पाए और उनके जारी करदा टिकट भी गैर मौसर करार पाए और उन किए गए तमाम इक़दामात भी गैर मौसर करार पाए।
पीटीआई को इन तमाम सूरत हाल को पेश नज़र रख के इक़दामात करना चाहिए और बात को उस हद तक ड्रैग ना करें हाई कोर्ट में जाके कि कहीं ऐसा ना हो सारा वक्त गुजर जाए और इंतखाबी अमल शुरू हो जाए। अगर इंतखाबात काबिल अमल हों, ये उनके लिए उनकी विजडम क्या कहती है, दे आर बेस्ट जज ऑफ दिस सिचुएशन, बेस्ट लॉयर्स हैं गौर साहब और अली जफर साहब, इन्होंने कंडक्ट किया मैटर को। तो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पहले दिन से ही पीटीआई के क्वेश्चन हो गए थे, ठीक है, लेकिन उसके दौरान अगर कोई एतराज़ात थे तो एक खास पीरियड के अंदर वो उठाए जा सकते थे, लेकिन इसमें भी हम देख रहे हैं कि एक फ्लॉ है इलेक्शन कमीशन के ड्रैग किया गया मामला को, ड्रैग किया गया। जैसे फॉरेन फंडिंग केस में हम देख रहे हैं गैर जरूरी इल्तवा था, इसमें भी हमने गैर जरूरी इल्तवा देखा। उसमें तो पीटीआई ने खुद भी बड़ा कंट्रीब्यूट किया था फॉरेन फंडिंग में, ड्रैग करने में। यहाँ हर चीज जब कोई फिजा फेवरेबल नजर नहीं आती तो पाकिस्तान में शहरियों का, जमातों का, इदारों पे एतमाद इतना कम पड़ गया है। आप आज ही का इजाफी नोट देख लीजिए जो जनाब जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने दिया है। उसकी बात यह है कि अवाम कहाँ जाए, इनकी दादरसी कैसी हो जब उन्हें बुनियादी हुकूक से ही महरूम कर दिया जाए। ठीक है, चले बुनियादी क्वेश्चन लेके ना जरा अबूजर के पास जाते हैं। हाँ अबूजर आपकी आज मुलाकात हुई और शायद वहां भी पहुंच चुका होगा फैसला। चेयरमैन पीटीआई से आप मिलकर आ रहे हैं और आज ही इन्वेस्टिगेशन, उनसे तहकीकात भी की गई, तफ्तीश की गई एक्चुअली 1 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में। आपकी मुलाकात के दौरान उनसे क्या बातचीत हुई और उन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो वकला को टिकट देने का फैसला किया, क्या इलेक्शन कमीशन का ये फैसला उसका जवाब है? नहीं, देखिए पहली तो बात है आज जो अलकादर ट्रस्ट केस था उसके अंदर हेयरिंग हुई थी। उसमें खोसा साहब जो थे वो रिप्रेजेंट कर रहे थे चेयरमैन पीटीआई को। तो उसमें तो वो जो रिमांड है वो ही चल रहा है इस वक्त। और जहां तक उस केस का देखें, कल एक डॉक्यूमेंट आया, अगर आपने देखा होगा टीवी पे, जिसमें जो मलिक रियाज साहब की बेटी ने एक बैंक कह रहा है कि जो पैसे थे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नहीं थे, और वो पैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अगर नहीं थे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में बहरिया टाउन के कहने पे इन्होंने भेजे थे। दैट मीन्स वो दैट मनी नेवर बिलोंग टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर उतनी रिपोर्ट नहीं हुई, इससे अलकादर केस का जो केस है उसकी सारी बेसिस ही उड़ जाती हैं। तो मेरे ख्याल से बहुत जल्द इस केस में क्वैशमेंट आएगी, क्वैशमेंट पिटीशन, और एक इसमें ये डेवलपमेंट है। अच्छा जी। तो आपकी क्या बातचीत हुई, चेयरमैन पीटीआई की स्पिरिट कैसी थी, क्या स्ट्रेटजी अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होगी अगर 20 दिन के अंदर काबिल कबूल इंतखाब ना करा पाई इंट्रा पार्टी इलेक्शन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? पहली बात तो ये है कि इसका फैसला अभी आया है। इलेक्शन जून 2022 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराए थे। हाँ, वो आइन का झगड़ा है ना कि पहले आपने पुराने आइन पे फिर नए। जी, आइन जो था वो मार्च में जब हियरिंग हुई थी वो एफिडेविट भी उसमें दिया गया था, और साथ ये भी कहा गया था कि आइन जो है वो हमने विड्रॉ कर लिया है। और इलेक्शन कमीशन ने मार्च वाली हियरिंग में ऑरली ये बात मान भी ली थी। फिर एकदम ये चीज दोबारा जुलाई में वो केस लगा और कहा गया, ये इतराजात उठाए गए, और अब ये फैसला है कि आप इलेक्शन कराएं। तो इसका बेस्ट स्ट्रेटजी यही है कि इसके खिलाफ अपील फाइल की जाएगी कि इलेक्शंस हो चुके हैं, और इलेक्शंस जब होते हैं तो उसके 4 साल बाद दोबारा इलेक्शंस होते हैं कानून के मुताबिक। आप जब ये समझते हैं कि जब अपील होगी तो कागजात नामजदगी जमा कराने से पहले ये मामला निमट सकता है? बिल्कुल निमट सकता है। अपील में देखें, जब हाई कोर्ट में जाएंगे तो उसमें काफी चीजें, क्योंकि कानून में रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन कराने की, वो हो चुकी है। इसमें इलेक्शन कमीशन की जो द वे दे हैव प्रोसीडेड इन दिस केस, उसमें थोड़ी मुझे इरेगुलरिटी नजर आ रही है। तो वो अगर पॉइंट आउट करेंगे तो कोर्ट, जो हाई कोर्ट होता है, जुडिशियल रिव्यू करता है, तो उसमें वो चीजों को अप्रिशिएट करके फिर कोई इंजक्टिव ऑर्डर भी आ जाता है और वो सेटिसाइड भी हो जाता है। सो इस वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का यही वर्जन है कि इलेक्शंस हो चुके हैं और वो जून 2022 से जून 2026 तक वैलिड है। ठीक है। अच्छा, कोई ऐसी बात जो आप समझते हो अबूजर के जानना जरूरी है? आपकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है एंड यू आर ऑन योर वे बैक। उस मुलाकात के दौरान क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोई बी और सी प्लान डिस्कस हुआ? देखिए, प्लान यही है, भरपूर
बिल्कुल जोर के साथ कानून के दायरे में रहते हुए इलेक्शन लड़े जाएंगे। कैंपेन्स भी की जाएंगी, अगर नहीं भी परमिशन होगी तो फिर भी की जाएगी, अदालतों में जाया जाएगा, हर तरह के जो कानूनी तरीकाकार है उसको अख्तियार किया जाएगा, हाई कोर्ट भी जाया जाएगा, सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। बुनियादी हकूक जो है उन पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा और अदालतों से उम्मीद है कि वो इस पे कोई इंसाफ करेंगी। लेकिन जो मैं आपको 3 बातें बता दूं जो काफी इंपॉर्टेंट है, जिस पे डिस्कशन हुई जी, उसमें चेयरमैन पीटीआई का ये कहना था कि जो मैनिफेस्टो का नंबर 1 पॉइंट होगा इस दफा, एजेंडा जो होगा सबसे इम्पोर्टेंट, वो होगा रूल ऑफ लॉ। अब रूल ऑफ लॉ का मतलब ये था, कानून की हुक्मरानी एक तो एक छोटा सा लफ्ज है, इसकी ट्रांसलेशन तो ये होती है, लेकिन उसका मतलब ये था कि पार्लियामेंट को हमने फाल अदारा बनाना है, और जो उसका काम है लॉ मेकिंग और उसकी जो सुपरमेसी है वो इंश्योर करनी है, और उसके अलावा बुनियादी हकूक जो हैं उन पे काफी काम करना है। उसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जो आपकी जुडिशरी जो है उसके ऊपर जो एक मार्क लग जाता है कि ये इंडिपेंडेंट नहीं है, तो उसमें रोल प्ले करना है कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट करें एग्जीक्यूटिव से भी और पार्लियामेंट से भी, कि वो एक इंडिपेंडेंट आर्बिट्रर इंस्टीट्यूशन बने जिससे मुल्क में रूल ऑफ लॉ जो होगा और बेहतर होगा। ये 3 जो है जी, इस पे बहुत फोकस था। उन्होंने 4-5 दफा यही बात की कि ये हमारे मैनिफेस्टो में होगा और फर्स्ट प्रायोरिटी होगी। सेकंड प्रायोरिटी उन्होंने जो बताई है वो ये बताई है कि जी इकोनॉमी को हमने इनोवेटिव तरीके से सारे थिंक टैंक्स होके उनको बिठा के इसको हम हैंडल कर रहे हैं, क्योंकि रूल ऑफ लॉ और इकोनॉमी जब दोनों ठीक हो जाए तो मुल्क जो है वो तरक्की की राह पे गामजन हो सकता है। ठीक है। और एक और उन्होंने पॉइंट कहा है जो वो चाह रहे थे कि उन्होंने इस पे बहुत फोकस करना है, मैनिफेस्टो का भी पार्ट होगा, वो है टाउन प्लानिंग एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि वो उन्होंने काफी दफा कहा है कि जो रैपिड अर्बनाइजेशन हो रही है इसकी वजह से एक तो क्राइम रेट बढ़ता है, जब शहरों की गैर मामूली ग्रोथ होती है और उसकी कोई प्लानिंग नहीं होती, आबादी बढ़ती है, उससे एनवायरनमेंट खराब होती है, पोल्यूशन फैलती है, प्रॉपरली सिटीज प्लान होनी चाहिए। तो ये 3 पॉइंट्स तो कोर इश्यूज हैं जो आपके मैनिफेस्टो का पार्ट होंगे, और पीटीआई इसमें अपना जो है वो इसको प्रेजेंट करेगी, उनका अगर हुकूमत बनती है तो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। ठीक है, थैंक यू अबूजर, आपने ये सारी चीज़ें हमारे गोशगुजार की। अभी जो फैसला सामने आया, अगर हम इसे देखें कि इसमें शर पीटीआई के लिए शर के अलावा खैर का अगर पहलू निकलता देखे राना साहब, तो ये है कि इस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अपने कारकुनों को मोबिलाइज करने की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। 20 दिन के अंदर फिर वर्कर्स कन्वेंशन होंगे, मीटिंग्स, कॉर्नर मीटिंग्स हो सकती हैं, और ज़ाहिर इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है तो फिर इस पर अमल दरामद भी होना ज़रूरी है। तो हम कह सकते हैं कि इन अ वे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मोबिलाइज होने का मौका मिल गया इस फैसले के बाद। इन अ वे यू आर राइट, बिल्कुल ठीक कह रही है। एक तरीके से उनको इसमें से भी एक अपॉर्चुनिटी वो निकाल सकते हैं। और एक चीज़ जो मेरे ख्याल में अबूजर भूल गए शायद, या गाड़ी चला रहे हैं प्रॉब्ली, इसलिए शायद स्किप हो गई उनके माइंड से। एक और मैनिफेस्टो में एक चीज जो चीज़ ऐड की गई है पीटीआई के, वो ये है कि लोकल बल्दियाती इंतखाबात जो होंगे, बल्दियाती इंतखाबात में बल्दियाती हुकूमतें जो हैं वो हर सूबे में अपना टर्म पूरा करेंगी, उसको अनडू नहीं किया जाएगा। वो 4 साल के लिए अगर आएंगी तो 4 साल अपना पूरा करेंगी, 4 साल के पहले उसको कोई डिसॉल्व नहीं कर सकेगा। एक तो ये भी पीटीआई के मैनिफेस्टो में मौजूद है। बाकी रहेगी बात कि ये 20 दिन की जो डेडलाइन दी है, 20 दिन की जो डेडलाइन दी है कि 20 दिन के अंदर अंदर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराए जाएं, इसमें देखिए आखिरी वक्त तक एक ऐसी सिचुएशन बनी रह सकती है पीटीआई के लिए कि उनको पता ना चले या उनको समझ ना आए, कंफ्यूजन में रहे पूरी पार्टी कि जनाब हु इज गोइंग टू लीड देम। बट एट द वेरी सेम टाइम मेरे ख्याल में अगर उसमें अगर कोई जो पीटीआई के इलेक्शंस हुए थे, इंटर पार्टी इलेक्शन जून 2022 में, अगर उसमें कोई हिचेस थी या उसमें कोई प्रॉब्लम्स थी तो वो एट द निक ऑफ द मोमेंट जाके इलेक्शन कमीशन को नहीं बताना चाहिए था। इस तरह एक कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है, इस तरह और एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, इस तरह और बददिली पैदा हो जाती है, और ऐसे इंप्रेशन मिलना शुरू हो जाता है और परसेप्शन बनना शुरू हो जाती है कि शायद सिर्फ पीटीआई को ही पेनलाइज किया जा रहा है। तो अगर इसको एक बेहतर तरीके से भी किया जा सकता था, अगर ये काम हो जाता तो बेहतर था। बट एनीवेज ठीक है, होता है।
जब इस तरह के हालात होते हैं या इस किस्म की एनवायरनमेंट बन जाती है इस तरह के कामों में, अब उदास फिरते हो सर्दियों की क्यों उदास फिर रहे हो सर्दियों की शामों में। खैर लेकिन पॉइंट इज इसमें से एक अपॉर्चुनिटी निकलेगी और इस अपॉर्चुनिटी को अगर कैश कर सके पीटीआई तो उनकी फेवर में जाएगी। और इंतजामिया रुकावट तो नहीं डालेगी ना अब अगर कॉर्नर मीटिंग्स होती हैं। और इसमें मेरे ख्याल में देखिए, इसमें अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस के अंदर अगर रुकावट डलेगी ना तो फिर एक और इट विल बी इन अ बैड टेस्ट। तो अगर उसमें उसको भी अगर थोड़ा सा एहतियात से चला जाए तो वो बेहतर तरीके से हो सकती है। और इनके जो गैदरिंग्स हैं, चाहे वो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की सूरत में उनको जनरेट करनी हो, पॉलिटिकल एक्टिविटी जनरेट होती हो, यू वेरी राइटली पॉइंटेड आउट कि जनाब इसमें भी एक अपॉर्चुनिटी है पीटीआई के लिए और पीटीआई उसको कैश कर सकती है अगर वो प्रॉपरली उसमें चले। और नैयर साहब की बात जो है उससे मैं एक चीज से मैं आई डोंट नो अबाउट द लीगल इम्प्लीकेशंस, यहाँ मुझ में आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट ओवर हियर, लेकिन नैयर साहब ने एक बड़ा एक पॉइंट यहाँ पे रेज किया है, बड़ा अच्छा पॉइंट मुझे तो लगता है कि इंस्टेड के उसको अगर हाई कोर्ट में चला जाए और हाई कोर्ट में अगर टाइम ना वेस्ट हो जाए कहीं तो वो टाइम वेस्ट हो जाए और फिर जाकर फैसला वही आ जाए, तो वो टाइम इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग दैट टाइम पीटीआई शुड लाइक यू नो ग्रैस्प द अपॉर्चुनिटी एंड उसमें से अपना रास्ता निकालें और उसमें से पॉलिटिकल एक्टिविटी शुरू कर लें। तो ये ना हो कि 20 दिन बाद या 19 दिन बाद पता चले जी फैसला अगेंस्ट आ गया या वट एवर, तो फिर उस वक्त कोई हाथ में कोई चीज ना हो। हाँ, ठीक है। वो इस मेरे ख्याल में दे शुड बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर ईच एंड एवरीथिंग। एंड बिकॉज रान साहब, ये बात आपने जो छेड़ी ना, इस पर नान आदिल साहब से जरा तबसरा लेते हैं। उनके ख्याल में इसको, इस अपॉर्चुनिटी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बेहतरीन तरीके से कैसे कैश करवा सकती है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और चेयरमैन जेल में हों और 20 दिनों के अंदर आपने इलेक्शन कराने हो, और 250 से ज़्यादा लोग जो हैं पीटीआई के वो पार्टी छोड़ चुके हैं जी। वो जिन हालात में छोड़ रहे हैं, पहले चिल्ला काटते हैं फिर पार्टी छोड़ देते हैं, तो वो भी सबको मालूम है। किसी के कारोबार सील हो जाते हैं, किसी की कोई मामलात हो जाते हैं। तो अब ये बदनीयती पे मबनी फैसला है। इलेक्शन कमीशन का तासुब बहुत वाज़ेह है पीटीआई के ख़िलाफ़, इसमें तो सारी दुनिया ये जानती है। उनके जितने भी फैसले आए हैं पीटीआई के ख़िलाफ़ आए हैं। मुझे आप बताएं कि पीपल्स पार्टी, नून लीग, जमीयत उलमा इस्लाम, क्या उनके बहुत फ्री फेयर और एक मॉडल इलेक्शन होते हैं जो पूरी दुनिया के लिए एक मिनारा नूर है? देखिए, अब जब बात जब आप एक ही पार्टी ममनुआ फंडिंग की ना, तो तब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकी पार्टीज की फंडिंग को भी कहा कि आप इसको उसमें भी नहीं देखा उन्होंने। तो इन इलेक्शंस को भी वो चैलेंज कर सकती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कि आप बाकी पार्टीज के इलेक्शंस को भी चेक करें कितने वो तो एक -1 की तरफ एक और कदम है। -1 की जो कोशिश है कि चेयरमैन पीटीआई को इस सिस्टम से बाहर किया जाए और पार्लियामान से बाहर रखा जाए, आइंदा के सियासत से कुछ अरसे के लिए उनको माइनस किया जाए, उसकी तरफ ये एक वो तो बहुत बड़ा कदम है। का केस अलग है, लेकिन इसमें बल्ले का निशान छिन सकता है। मुझे नाना साहब ये बताएं, बल्ले का निशान छिनने से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होगा? क्योंकि जो जरा देहाती लोग हैं, कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो निशान की वजह से वोट डालते हैं, वो कंफ्यूज होंगे, तो बहुत सा वोट जाया होने का खदशा है। और अगर आप पार्टी को ही निशान भी ले लेते हैं, पार्टी पे ही पाबंदी लग सकती है कि जब इलेक्शन नहीं हुए तो वो हिस्सा ही नहीं ले सकती। तो ये सारी जो सूरत हाल है, ये उन पे मजीद प्रेशर बढ़ाया जा रहा है कि वो कोई कॉम्प्रोमाइज़ करें। और अच्छा, अब आप ये बताएं कि जो खुद इलेक्शन कमीशन 90 रोज में इलेक्शन नहीं करा सका, जो 10 महीने में इलेक्शन नहीं करा सका सूबाई असम्बलियों के, वो कह रहा है जी आप 20 रोज में इलेक्शन करा लें। वो मखौल है ये। आप 20 रोज में इतनी बड़ी पार्टी को जिसके 1.5 करोड़ से ज्यादा वोटर हैं कह रहे हैं इलेक्शन कराओ, खुद आप 2 सूबों में इलेक्शन नहीं करा सके। वो कोई अक्ल हाथ पाओ। हाँ। लोगों को बेवकूफ समझा हुआ है, अवाम को बेवकूफ समझा हुआ है। लोग क्या कहेंगे? आपको नहीं मालूम पाकिस्तान की एक बड़ी मिडिल क्लास है 20%, वो क्या कह रही है इस वक्त इदारों के बारे में, क्या सोच रही है पाकिस्तान में? ये इस किस्म की बातें करके क्यों लोगों को एलिनेट कर रहे हैं इस मुल्क से, इस मुल्क की रियासत से, लोगों की बेगानगी को बढ़ा रहे हैं, डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। ना करें ऐसे काम। पहले माजी में नुकसान हो चुका है इन बातों का, जो जुल्फकार अली भुट्टो के साथ हुआ, जो बेनजीर भुट्टो के साथ हुआ, जो अकबर बुख्ती के साथ हुआ, जो अब
सारा कुछ नवाज शरीफ के साथ जो कुछ हुआ उससे मुल्क को फायदा नहीं हुआ। अब भी जो कुछ ये कर रहे हैं ये -1 की कोशिश कर रहे हैं और तो कुछ नहीं है, क्योंकि ये मुकाबला नहीं कर सकते। इनके अपने पोल्स, अपने सर्वेज ये बता रहे हैं कि वो बहुत आगे है, ये बहुत पीछे है। मान लो हकीकत पोल्स जो है वो पोल खोल रहे हैं। अच्छा, ये ब्रेक पर जाने से पहले नहीं सब ऐसा ही है कि बल्ला के निशान छिन जाने के अलावा क्या पार्टी पे भी पाबंदी लग सकती है? ऐसी कोई पार्टी इलेक्शन सस्पेंड हो सकती है इस सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज इंट्रा पार्टी इलेक्शंस वैलिडली ना करवाने के। पीटीआई शुड माइंड इट। और पीटीआई के लिए एक नोट ऑफ वार्निंग है कि ये पॉलिटिक्स को मोबिलाइज करे, इलेक्शंस करवा लें जैसे भी हैं, जैसे पहले होते हैं। डॉक्यूमेंटेशन करवाएगा, सारे तो अंदर है, सारे अंदर है, तो क्या कौन कर सकता है? मुझे असद कैसर जो है उसको दोबारा एक केस में और एक और केस में पकड़ लिया। दें कि पहले किसके हुए। शेर अफजल मरवत साहब लीड कर लेंगे? नहीं, बड़े और हैं। देखिए मैं मिसाल दे देता हूँ। बेनजीर भुट्टो साहबा की बजाय पार्टी हेड जिसने इलेक्शन कंटेस्ट किया था अमीन फहीम साहब थे, उनके नाम से टिकट जारी हुए। नवाज शरीफ की बजाय शहबाज शरीफ पार्टी हेड थे, लेकिन वो सिंबॉलिक पार्टी हेड होते हैं। पार्टी हेड कोई भी हो, पाकिस्तान में पार्टी एक शख्सियत के गिर्द घूमती है। पीटीआई जब तक इमरान खान साहब जिंदा है, अल्लाह उनकी उम्र दराज करे, इस पार्टी के सरबराह। लेकिन वो किसको मुकर्रर करें, किसका नाम दें? राणा साहब, ये मैं तो नाम नहीं प्रपोज कर सकता, उनके ज़हन में ये मुतबादल होने चाहिए। नहीं, ये नाम मुमकिन तौर पर क्या हो सकता है? वही -1 वाली बात। नईर साहब ने बड़ा अच्छा पॉइंट दिया। ये नईर साहब ने जो अमीन फहीम साहब का नाम दिया, राणा साहब की तायीद बड़ी वैलिड है। हम इस पर बात को आगे बढ़ाएंगे, वापस आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू द शो। हम इस सारे कज़िये को अब समेट के इस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो ज़रा किस्सा मुकाए नैयर साहब, ये सीनियर नायब सदर बन गए हैं शेर अफजल मरवत साहब। इससे पहले पार्टी में ओहदा सदर का भी नहीं था, लेकिन परवेज़ इलाही साहब के लिए थोड़ी एक्सेप्शन हुई। अब आप मुझे बताएं कि अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होते हैं तो कौन किस ओहदे के लिए कॉन्टेस्ट करेगा? और शेर अफजल मरवत साहब भी अब रडार पे आ गए हैं। इस मुल्क में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा नहीं था, वो भी दे दिया गया था। ये तो फिर सियासी जमात है। यहाँ अलमिया ये है कि ना सियासी जमातें अपने आइन पे काम करती हैं, ना कभी अपने मंशूर पे काम करती हैं। अबूजर साहब बता रहे थे फ्यूचर का मंशूर, कोई जमात ऐसी नहीं जिसका मैनिफेस्टो आइडियल ना हो, लेकिन किसी जमात को उस पर अमल करते नहीं देखा गया। ये इनके मंशूर में ये तमाम आइडियलिज्म 2013 में भी मौजूद था। समहाउ और द अदर, आप अल्फाज को तब्दील करके तो मैनिफेस्टेशन तो नहीं चेंज कर सकते। ये वही बातें थी, हर जमात के मंशूर में है। जमहूरियत, लोकल गवर्नमेंट, कोई एक सियासी जमात बता दें जिसने लोकल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश करने की आईनी जिम्मेदारी पूरी की हो। हर किसी ने लोकल गवर्नमेंट को धकेला है, बेख्तियार किया है, नाकाम किया है। कोई एक जमात इससे बमर्रा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट हदायत देती रही कि इलेक्शन करवा दें लोकल गवर्नमेंट्स के, ये सुप्रीम कोर्ट को डिसोबे करने तक जाती हैं सूबाई हुकूमतें और इलेक्शंस नहीं करवाती। और उसमें इलेक्शन कमीशन ने भी कभी अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की कि गवर्नमेंट से कहें कि आप लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाएं, वो भी उनकी जिम्मेदारी है लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाना भी। तो ये बात, अब ओहदे कैसे दिए जाते हैं, यही तो मसला है। पार्टियों के अंदर जमहूरियत नहीं, पार्टियों के अंदर लॉयल्टी काउंट करती है और कौन किसके लिए ज्यादा एग्रेसिव एटीट्यूड इख्तियार करता है। चलिए ये शर्म से खैर का पहलू तो निकालें। देखिए पार्टी जो है वो अब एक तरह से एवोल्यूशन के मरहले से नई एवोल्यूशन की तरफ जा रही है। अब समझ के और संभल के खेल रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। आपके ख्याल में कौन लीड कर सकता है, कौन कॉन्टेस्ट कर सकता है, किस ओहदे के लिए? अगर हम क्विकली रैप अप करें। नहीं, मैं तो किसी को सजेस्ट नहीं कर सकता। कैसे नहीं कर सकते नैयर साहब? शेर अफजल मरवत साहब मौजू हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरी रिजर्वेशन है। इस वक्त जज्बाती रवैयों को पीटीआई कंट्रोल करे और मुनासिब सियासी फिजा पैदा करने में अपना एक दानिशमंदाना किरदार अदा करे, ताकि इसकी पार्लिमानी सियासत भी जिंदा रहे। कोई मौजू नाम दे दे, कोई मौजू नाम दे दे नैयर साहब। देखिए नहीं, मैंने नहीं नाम देना, मैं फिर और बात हो जाएगी। अली मोहम्मद खान हैं। हाँ, अली मोहम्मद खान हैं, असद कैसर हैं, असद कैसर साहब तो आप परवेज इलाही हैं, इनका रोल बनता है। और अली मोहम्मद खान ऑन बेल भी हैं, अली मोहम्मद खान और ऑन बेल भी हैं, एक्टिवली मूव कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे पार्लियामेंटेरियन है, 2 बार नेशनल असेंबली में रह चुके हैं, केपी से ताल्लुक है। लेकिन बात यह है ना कि वो सब अलामती सदर होंगे। ठीक है, इख्तियार वही रहेगा। ठीक है, मियां नवाज शरीफ साहब लंदन में तो क्या इख्तियार लंदन में नहीं था? बिल्कुल ऐसे ही है। ज़ाहिर माजी की मिसाल एक सामने है और इसमें बी और सी प्लान ही काबिल अमल होगा। 20 दिन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी भी हमने देखनी है और दूसरी तरफ वाला रवैया भी देखना है। मुझे एक और चीज, एक और केस की तरफ जाना है, वो है साइफर केस, जिसमें 28 नवंबर को पेश किया जाएगा। अच्छा, इसमें
अबूज़र, जस्टिस तारिक के रिमार्क्स बड़े इंटरेस्टिंग थे। उन्होंने कहा कि आपने तो इस तरह से इसको चैलेंज किया कि वो फैसला ऐसा आ गया जिसके बाद जहां जहां फ्लॉज हैं उसको दूर करके इस्तगासा आगे आएगा। आपके ख्याल में 28 नवंबर को क्या हो सकता है? क्योंकि मुझे आपसे दूसरा सवाल भी पूछना है, तो इसको आप क्विकली अगर बता सकें। नहीं, देखिए, बड़ी एहतराम के साथ, इज्जत के साथ जो जज साहब के रिमार्क्स थे, मेरे ख्याल से वो थोड़े से मुझे कानूनी तौर पे ठीक नहीं लगे। देखिए, जो सारे उसमें डिफेक्ट्स थे, तो उस डिफेक्ट्स को क्या हम रहने दें और फिर जेल का ही ट्रायल फेस करें? क्योंकि मकसद तो ये है ना, ओपन कोर्ट चाहिए आपको, तो उसकी रिपोर्टिंग भी हो कि केस जो बना है ये ठीक नहीं हो रहा। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ लीगैलिटीज पे केस नहीं चल रहा है, यहाँ पे एक बयानिया भी बनाया जा रहा है कि जी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की वॉयलेशन हुई है। अगर एक्ट वॉयलेशन हुई है, दैट मीन्स जो एक्यूज्ड है वो गद्दार है। तो इस वजह से यहाँ पे स्टिग्मा का भी इशू है। ओपन कोर्ट होगा, जब रिपोर्ट होगा केस कोई उसमें प्रोसीजरल इरेगुलरिटीज होंगी तो वो पॉइंट आउट होंगी। पब्लिक जो होती है वो स्क्रूटनी खुद भी करती है। एक तो जजेस करते हैं सुपीरियर कोर्ट्स की, पब्लिक की भी आय होती है। वो एक क्रिटिक सोसाइटी के अंदर पब्लिक गेज बड़ी जरूरी होती है। इस वजह से वो जो जेल ट्रायल चैलेंज किया गया वो बिल्कुल ठीक स्टेप था, उसको करना चाहिए था। क्योंकि जो जो फ्लॉज थे उस प्रोसेस के अंदर उनको रेक्टिफाई करने की जरूरत है। हाँ। और ये टेक्निकलिटीज के पीछे आप तब छुपते हैं जब आपका केस मेरिट पे वीक हो। मेरिट केस वीक नहीं है, क्योंकि चेयरमैन पीटीआई का यही स्टांस है कि ये केस पब्लिक सुने, क्योंकि मेरा मेरिट पे भी केस ठीक है। तो इस वजह से इस ऑब्जर्वेशन से आई रिस्पेक्टफुली डिसएग्री। हाँ, लेकिन अगर ये मुकम्मल करने दिया जाता ट्रायल तो उसको इसकी बुनियाद से चैलेंज किया जाता, तो इस तरह से पूरा केस जो है वो स्टम्प आउट हो सकता था। हाँ, बिल्कुल होती, बुनियाद की जेल ट्रायल था जी। क्या उसकी वजह से अपील भी ना लगे, आपका केस चलता रहे, तो आप 1 साल जेल में रहें? मेरा एक सवाल है, अगर आप इस मेरिट पे ठीक है तो आपको इस तरह की टेक्निकलिटीज पे छुपने की जरूरत नहीं है। इसमें आप तभी छुपते हैं जब आपका केस मेरिट पे वीक होता है। दूसरा, जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी, उनको दूसरा शो कॉज नोटिस जारी, इसका क्या मतलब हुआ? अब बाज़ाब्ता तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज होने जा रहा है, इसको भी वो चैलेंज कर सकते हैं दूसरे शो कॉज को? तो जी, पहले जो शो कॉज इशू हुआ था, मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक वो सिर्फ 2 लाइनों का शो कॉज नोटिस था। तो उन्होंने उस पे ऑब्जेक्शंस लिए थे काफी ज्यादा कि दिस इज नॉट पर द लॉ, प्रॉपर माइंड जो ओपिनियन जो फ्रेम किया गया है शो कॉज नोटिस इशू करते वक्त, वो प्रॉपरली माइंड अप्लाई नहीं किया गया उसमें, और उन्होंने बाइस भी एलेज किया। वो शो कॉज नोटिस अब दोबारा जो मेरे ख्याल से लिखा है वो जरा लंबा चौड़ा होगा, और मैंने देखा तो नहीं है, और उसमें डिटेल्ड जो होगा वो रीजंस वगैरह प्रोवाइडेड किए होंगे टू क्योर द डिफेक्ट्स व्हिच वर पॉइंटेड आउट। खबरें ऐसी भी हैं कि वो इस्तीफा दे सकते हैं। देखें, इस्तीफा हमारे पास एग्जाम्पल्स तो हैं, कुछ जजेस ने दिया है, लेकिन अगर आपका केस ठीक है, मेरे ख्याल से आपको कंटेस्ट करना चाहिए और जुडिशल काउंसिल में आपको अपना डिफेंस भी देना चाहिए। और इन केस अगर आपको के पास ऑप्शन बिल्कुल है, आप इसको कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में चैलेंज कर सकते हैं, वो आपका पास राइट होता है, और वो अगर वो करते हैं तो बिल्कुल अपना राइट एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन दैट ऑल डिपेंड्स कि वो क्या डिसीजन लेते हैं। अच्छा, इस पर थोड़ी सी बात कर दूं, नैयर साहब जो बात कर रहे थे कि जी लीड करे शेर अफजल ना करें, क्वेश्चन आया था। देखें, आप इस वक्त देखें, सर्कमस्टांसेस नॉर्मल नहीं है, दीज आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस। आपकी जो कन्वेंशनल लीडरशिप थी या जो पहले आपके साथ थी, कुछ तो छोड़ गई है पार्टी, बहुत सारे लोग उसमें से, और कुछ लोग हैं जो अब्सकॉन्ड करके बैठे, कुछ हैं अंडरग्राउंड हैं, और जो रोड पे है, जो इस वक्त बाहर निकला हुआ, तो मेरे ख्याल से अगर वो निकल रहा है, वो कैंपेन कर रहा है, वो खुल के आ रहा है, तो मेरे ख्याल से अगर उनको कोई ओहदा मिलता है तो आई स्टैंड बाय इट, बिल्कुल उनको देना चाहिए, ताकि वो कैंपेन लीड करे, और लोगों को वो पसंद आ रहा है KPK में। आप देख लें, वो मतलब 6 महीने पहले शेर अफजल मरवत को कोई नहीं जानता था, लेकिन शेर अफजल मरवत इज लीडिंग योर प्रोविंस, वो लोग चाहते हैं, उसके पीछे आ रहे हैं, एक छोटी सी सुनाते हैं लेकिन वो पूरा जलसा बन जाता है। परवेज दो एक दफा सीट है आपका, इलेक्टेबल है आपका, ठीक है, नौशहरा का, लेकिन शेर अफजल मरवत अगर एक गली में किसी को आवाज दे, उससे ज्यादा बंदे इकट्ठे हो जाएंगे इससे एज कम्पेयर टू अगर परवेज उनकी आवाज देने पर कोई और ना आ जाए। और उसके बाद जी, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि एक के जवाब में उसका दूसरा ओपिनियन भी सामने आया। हम वापस आते हैं ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हमारे मुल्क में मुख्तलिफ वक्तों में मुख्तलिफ पार्टीज़ दो धारी तलवार पे चली हैं और अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उस तलवार पर चल रही है। वो इस तरह से एक तरफ कानूनी तौर पर कार्रवाइयाँ उसके खिलाफ हो रही हैं और दूसरी तरफ इंटरव्यूज़ और ऑडियो वीडियोस की भी शुनीद है। राना साहब, ये फ़ज़ा में है कि कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड हो चुका है और कोई ऐसा इंटरव्यू है जो दोबारा रिकॉर्ड हो रहा है, फिर कोई किताब आ रही है। खबर देंगे आप इस्लामाबाद की फ़ज़ाओं में क्या बातें हो रही हैं? अच्छा, मैं पहले एक चीज़ आपकी इजाज़त से वेरी क्विकली मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा। ये जो इलेक्शन कमीशन की बात हो रही थी और इंट्रा पार्टी इलेक्शंस की बात हो रही थी, एक इनके वकील हुआ करते थे पीटीआई के, जमाल अंसारी साहब। वो पहले अब मेरे ख्याल में पीटीआई छोड़ चुके हैं। उनके दौर में कोई इन्होंने आइन में तरमीम कराई थी और उसके बाद इलेक्शन जो ड्यू थे वो प्रोबेबली पीटीआई के ड्यू थे 2021 में और उसमें होने थे, लेकिन उसमें फिर एक कोविड की वजह से एक्सटेंशन ली गई थी, को 1 साल की जी। 1 साल के लिए एक्सटेंशन मांगी गई थी। तो वो एक्सटेंशन के बाद जनाब कहा गया था कि जनाब ये हम कर लेंगे, लेकिन उसमें एक केस चलता रहा। उसमें काफ़ी मेरे ख्याल में काफ़ी एज मिला और थोड़ी सी यहाँ पे जो वकला की टीम है जो पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रही थी इलेक्शन कमीशन के अंदर, उनसे मेरे ख्याल में एज आई सेड अर्लियर आल्सो, आई एम नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, लेकिन मेरे ख्याल में वहाँ पे थोड़ी सी कोताही हुई थी। इसलिए उन्होंने अब 3 हफ्ते का इलेक्शन कमीशन ने टाइम दिया है, 3 हफ्ते का। अब वो 3 हफ्ते का टाइम में इलेक्शन हो सकते हैं, नहीं हो सकते, दैट्स अ क्वेश्चन मार्क। बट उसमें साइफर केस में भी जैसा आप कह रहे हैं 4 हफ्तों में मुकम्मल करना है, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट का हुक्म है। वो अपनी जगह पर इंटरेस्टिंग सवाल था जो मैंने जानना था आज। लेकिन राना साहब, आपसे खबर तो वो है जो होने जा रहा है, ऑडियो वीडियो इंटरव्यू किताब। असल खबर ये भी है, असल खबर ये भी है जी, जो मैंने आपके सामने रखी है। मेरे ख्याल में इसको आप इसको जरा केयरफुली मॉनिटर करें। जो टीम है, लीगल टीम है इनकी पीटीआई की, जो इलेक्शन कमीशन के अंदर रिप्रेजेंट कर रही है अपने आप को, और उसमें मेरे ख्याल में ऑन रिकॉर्ड कहा गया था कि जो इलेक्शंस हुए थे, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस पीटीआई ने करवाए थे, उस वक्त उन्होंने कहा था कि जनाब वो दैट वाज आई वॉश और उसको प्रॉपर्ली बाद में कराया जाएगा। तो एनीवेज, अक्लमंदों को पहुंच गई आपकी बात राना साहब। हाँ। नहीं, अक्लमंदों की बात नहीं है, ये रियलिटी है जी, ये बैकग्राउंड है, दिस इज बैकग्राउंड। और इसमें जी एनीवेज, अब आगे थोड़ा सा चले। आपने पूछा जी किताब की बात। किताब जो है अगर आ जाए तो आगे कई किताबें लिखी जा चुकी हैं और उन किताबों से कोई फर्क तो ऐसा सच पड़ा नहीं। तो और ना मेरे ख्याल में कोई किताबें अगर लिखी जाए, मैं अगर रेफर कर रही हैं आप उस किताब को, कि अगर कोई किताब आ रही है इमरान खान के खिलाफ, तो उसमें मैं बात कर रहा हूँ कि आगे बहुत सी किताबें लिखी जा चुकी है और मेरे ख्याल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, चले क्विकली फ्यू सेकंड्स लेफ्ट। अदनान साहब, फिर ये चीजें क्यों आती हैं अगर फर्क नहीं पड़ा? बस मेरा ख्याल है कि लोगों का ख्याल है मीडिया पे अगर किरदार कुशी की जाए तो उससे कोई वोट का कट हो जाते हैं, कम हो जाते हैं मुखालिफ के, और उसको एडवांटेज मिलता है मुखालिफिन को। लेकिन ये कि शख्सियत के बास पहलू ऐसे हैं जो सबको ही मालूम है और वो उस पे कोई मजीद कोई शायद उससे फर्क नहीं पड़ता। उनकी पॉपुलैरिटी में ना पहले कभी फर्क पड़ा ना पड़ा। भुट्टो साहब के बारे में भी ऐसी बहुत सी बातें आती थी और मुस्तफ़ा खर का भी सारा लोगों को मालूम था। वो जब तक पॉपुलर थे वो पॉपुलर थे। अब ये तो दुनिया में जो लोग हैं, आम लोग हैं, वो सियासतदान को उसकी पर्सनल लाइफ से नहीं जज करते। वही देखते हैं कि हमारे लिए उसने क्या किया या इस तारीख के इस अहम मोड़ पे उसका क्या कैरेक्टर है, क्या रोल है। दुनिया में भी मोनिका की भी वैसे मिसाल दी जाती है। आप देखें एक सदर का करियर किधर ले गई वो। लेकिन ये कि वो 2 मरतबा सदर इलेक्ट हो गए और उनके वो मोनिका थी ना। यहाँ मोनिका है, उधर मोनिका। बिफोर वी क्लोज नय्यर साहब, व्हाट यू वांट टू ऐड? नहीं, हमारा सियासी मसला है, इखलाकियात रायामा का मसला नहीं है। इखलाकी इल्ज़ाम तराशी, किरदार कशी, ये रायामा को कुछ नहीं कहती। लोग अपनी जगह पर ही रहते हैं। ठीक है, इसी बात पे, इसी पॉइंट पे ख़त्म करते हैं प्रोग्राम। पोल के रिजल्ट्स ये बता रहे हैं कि 93% समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्ले का निशान बचा लेगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त।